हेलो एवरीवन। तो आप लोग अगर एग्रोनॉमी पढ़े होंगे तो आज का जो क्वेश्चन है वो आपका एग्रोनॉमी से ही लिया गया है। अब किसी के मन में आ रहा होगा कि सर डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट कर दिए, तो आप याद करो लास्ट क्लास में हमने जो कि हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर था, हमने एमसीक्यू डिस्कस किए थे और 10 एमसीक्यू डिस्कस किए थे। और मैं आपको बताया था कि एग्ज़ाम के अंदर हमें कैसे अप्रोच रखनी चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने का। कई बार आप देखेंगे कि जो आपके एएफओ नाबार्ड वगैरह एग्जाम जो होते हैं उसमें लेंदी क्वेश्चन आते हैं, लंबा क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन को हमें पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ मेन पॉइंट पकड़ लोगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो वो क्वेश्चन लंबा इसलिए डालता है ना क्योंकि वो आपको ट्रैप करना चाहता है, क्योंकि आपके पास टाइम कम होते हैं, तो वो चाहता है कि इन्हीं में आप उलझ कर रह जाओ और आपके क्वेश्चन छूट जाएं, है ना। तो वो नहीं करनी है हमको, एक स्मार्ट अप्रोच के साथ क्वेश्चन सॉल्व करनी है। मैं आपको 10 क्वेश्चन के साथ मैं आपको प्रूफ करके दे दिया हूँ कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है एग्जाम के अंदर। और बता दूं कि ये सारे क्वेश्चन जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं वो PYQ हैं, किसी न किसी एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िए और आप अगर एलिमिनेशन का यूज़ करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कैसे एलिमिनेट करके आप आंसर ला सकते हो, तो आपका आराम से सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन आपका एग्रोनॉमी के अंदर आपने ड्रेनेज टॉपिक पढ़ा होगा, उस टॉपिक से है क्वेश्चन। ठीक है, चलो क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एक्सेस सॉइल वाटर, है ना। आपको देखो फ्रेशर बच्चा क्या करेगा, द प्रोसेस ऑफ क्या बोल रहा है ठीक से, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एक्सेस सॉइल वाटर यूजिंग बायो एनर्जी ऑफ डीप रूटेड प्लांट, क्या पता नहीं क्या बोल रहा है, हटाओ उसको, आगे बढ़ते हैं। बट थोड़ा सा अगर आप पैसेंस के साथ क्वेश्चन पढ़ोगे ना एग्जाम के अंदर, क्या बोल रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है भैया, रिमूविंग एक्सेस सॉइल वाटर। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि हमें कोई ना कोई एक्सेस सॉइल वाटर को रिमूव करना है ना। बट किसका यूज़ करके, बायो एनर्जी ऑफ डीप रूटेड प्लांट। सिंपल सी क्वेश्चन है कि भैया ये सॉइल है हमारा, इस सॉइल में जो एक्सेस वाटर हमारा अवेलेबल है उसको रिमूव करना है। लेकिन रिमूव करने के लिए हमें क्या चाहिए, ऐसे बायो एनर्जी प्लांट जिनका रूट, जिनका जड़ जो है वो डीपली जाता हो, अंदर तक जाता हो। अब ऐसे प्लांट का नाम, जैसे कि आप देखेंगे मैंगो भी, आपका जो मैंगो का प्लांट होता है ना, इनका भी जो रूट होता है बहुत डीपली जाता है। नीम हो गया, ठीक है, इसके अलावा आपका बबूल हो गया, इसके अलावा टैमरिंड हो गया, इसके अलावा पिजन पी हो गया, कॉटन हो गया, इनके रूट जो होते हैं वो काफ़ी डेप्थ तक जाते हैं, है ना। तो इनका यूज़ करके आपको सॉइल का एक्सेस वाटर को रिमूव करना है। तो इस प्रोसेस को, इस ड्रेनेज के टाइप को क्या बोलते हैं। अब अगर थोड़ा सा बुद्धि लगाएंगे तो अगर आपने नहीं भी पढ़ा है फाइटो ड्रेनेज, थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा है सर, फाइटो मतलब प्लांट होता है, तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा है, क्वेश्चन मार्क करो। बायो, ये भी क्वेश्चन मार्क लग रहा है क्योंकि बायो सर लिविंग से ही लग रहा है और कहीं ना कहीं यहाँ पे भी लग रहा है। वर्टिकल, ये तो आप ऐसे ही एलिमिनेट कर दोगे, मोल ऐसे ही एलिमिनेट कर दोगे, ई को ऐसे भी एलिमिनेट कर दोगे। बच क्या गया, दो, है ना। अब आपको पता है फाइटो मतलब यहाँ प्लांट की बात कर रहा है, लेकिन बायो नहीं लग रहा है कि कुछ ज़्यादा मिलता जुलता लग रहा है, बायो एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं सर, बायो ड्रेनेज। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा, बायो ड्रेनेज, है ना। बायो ड्रेनेज में हम क्या करते हैं, एक्सेस जो सॉइल वाटर होता है उसको रिमूव करते हैं डीप रूटेड प्लांट का यूज़ करके, है ना। सिंपल सी बात, आपके साथ डीप रूटेड प्लांट का यूज़ करके कैसे रिमूव करेंगे, तो ये मान के चलो प्लांट है, इनकी रूट जो है वो डेप्थ तक गई हुई है। आपको पता है ट्रांसपिरेशन एक प्रोसेस होता है और ये इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आपको पता है इसमें वाटर जो हमारा है वो लॉस होता है ना, लीफ के थ्रू इवापोरेशन होते हुए। ठीक है, तो ये इस माध्यम से यूज़ करता है ना, इस माध्यम से लॉस होता है वाटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बायो ड्रेनेज। एवरीवन क्लियर हो गया। अब जो हिंदी माध्यम के छात्र हैं भैया, क्वेश्चन हिंदी में भी आप हिंदी में पढ़ के आंसर कर सकते हो। गहरी जड़ वाले पौधों की जैव ऊर्जा का उपयोग करके अतिरिक्त मिट्टी के पानी को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो सिंपल सा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना चाहिए और ये क्वेश्चन भी आपका लास्ट जगह पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज फर्टिलाइजर ट्री, निम्नलिखित में से किस उर्वरक वृक्ष के नाम से जाना जाता है। हाँ, किससे, मतलब कि भैया आपको बताना है कि कौन सा इसमें से ट्री है जिनको हम फर्टिलाइजर ट्री बोलते हैं। अगर आपने फैक्ट क्वेश्चन पढ़े होंगे तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। गैस करो, क्या लीची होगा, सोचो। अरे भाई आप कोई को तो गौभा आंसर दे रहे, अरे आप एलिमिनेट करोगे तो ऐसे समझ में आ जाएगा भाई, ये सब तो होता ही नहीं है, कहीं पढ़े हो क्या। इसका सही आंसर क्या जाएगा, ग्लाइरिसीडिया इज द राइट आंसर, है ना। इसी का, इसके अलावा और भी देखोगे तो सिसबेनिया, सिसबेनिया को भी हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजर ट्री बोलते हैं, ठीक ना। तो उसका सही आंसर क्या है,
रिसिडिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन सारे अच्छे हैं, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से सॉल्व करने की कोशिश करो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है 13, ये देखो आप, विच इज अ डिजायरेबल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्री ग्रोन इन एले क्रॉपिंग। अब आपको पता होनी चाहिए, इसलिए बोलता हूँ कि ये आप जब तक टर्म नहीं आपको क्लियर होगा, आप बताओ, सोचो जरा कि ऐसा बच्चा जो क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा होगा उसको ये नहीं पता कि एले क्रॉपिंग क्या होता है, पूरा क्वेश्चन ही वो छोड़ के आ जाएगा। क्योंकि आपको ये पता होनी चाहिए, कई बार एग्जामिनर आपके टर्मिनोलॉजी को भी चेक कर लेता है क्वेश्चन के माध्यम से। तो ये एले क्रॉपिंग पता है क्या होता है, आपने पढ़ा होगा कि भैया ये जो है चारों तरफ हमारे इधर जंगल के जो है मतलब पेड़ पौधे लगे होते हैं और इन्हीं बीच में हम जो है फार्मिंग करते हैं, है ना, पेड़ पौधे लगे होते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, फार्मिंग करते हैं इनके बीच में। ठीक है, इसी टाइप के, तो इसको क्या बोलते हैं, एले क्रॉपिंग बोलते हैं। तो अब यहाँ बताना है कि इनकी खास जो है इंपॉर्टेंट सा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है ऐसे ट्री जिसको आप लगाते हो एले क्रॉपिंग में। बताइए, क्या ये पाल्म ट्री होना जो कंपलसरी है, सेलो रूटेड होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, नो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते ही नहीं, या सारे के सारे जो है इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बताइए। देखो, ये आप अगर एलिमिनेट करोगे तो आपको पता चलेगा कि पाल्म ट्री होना कंपलसरी है, कभी नहीं। सेल रोटेड होंगे तो भैया तो हवा आएगा तो उखड़ के वो बाहर चले जाएंगे, ये भी नहीं होना चाहिए। नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करेंगे तो हमारे किसी काम का नहीं है, तो ये तो आपका एलिमेंट ऐसे भी हो गया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन। भैया ये जो आप एले क्रॉपिंग का यूज़ कर रहे हो, इसमें जो आप पौधे लगा रहे हो साइड साइड में, ये पौधे की खास कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए कि ये पौधे जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में अच्छा रोल प्ले करे, ताकि जो आपने क्रॉप को लगाया है, आप एज अ मेन क्रॉप लगाए हो, ये क्रॉप जो है वो अच्छा खासा ग्रो कर सके, नाइट्रोजन का अच्छा खासा इनमें यूटिलाइजेशन हो सके, अच्छा खासा इनके नोड्यूल बन सके और देन हम हमारे अच्छे प्रोडक्शन दे सके, है ना। तो ये जो एले क्रॉपिंग के क्रॉप्स होते हैं, जो ट्री होते हैं, उनकी खास विशेषता होनी चाहिए कि इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन की अच्छी खासी कैपेसिटी होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा एक दो फीचर की और बात करें तो भैया याद रखिएगा, ये प्लांट सेल रूटेड नहीं बल्कि ये डीप रूटेड होने चाहिए, है ना, ये डीप रूटेड होना चाहिए। इसके अलावा हमें क्लोज स्पेसिंग में लगानी है, ऐसा नहीं कि एक प्लांट यहाँ लगाए दूसरा यहाँ लगा दिया, नहीं, हमें क्लोज स्पेसिंग में लगानी चाहिए जो क्रॉप, जो भी आप ट्री को एले क्रॉपिंग में लगा रहे हो। ठीक है, इसके अलावा ये फास्ट ग्रोइंग होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, फास्ट ग्रोइंग। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट से कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, मेरे साथ बोलिए कि भैया ऐसे प्लांट जिसको आप एले क्रॉपिंग में यूज़ कर रहे हो, वो एक तो नाइट्रोजन फिक्सेशन करनी चाहिए, डीप रूटेड होने चाहिए, क्लोज स्पेसिंग में लगा होनी चाहिए और फास्ट ग्रोइंग प्लांट होने चाहिए। ये इनके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एले क्रॉपिंग के। ठीक है, समझ में आ गया, आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एंड इजी क्वेश्चन, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इसको आप खुद से ट्राई करो एक बार। चलो, क्वेश्चन क्या है, आप अगर कॉलेज में ये एक्सपेरिमेंट किए होंगे, अगर आपके टीचर्स ने कराए होंगे जो फॉरेस्ट्री के होंगे, तो आप ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लोगे। यहाँ पे आपको बताना है कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिनका यूज़ हम ट्री के हाइट को मेज़र करने के लिए करते हैं, लेकिन उस हाइट के मेज़रमेंट के दौरान हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ नहीं करते। आपको याद होगा कि अगर आपने पढ़ा होगा तो ये ट्री है, अगर इसके हाइट को मेज़र करना है तो यहाँ एक बंदा खड़ा होता है, ये यहाँ पे डिस्टेंस, ये डिस्टेंस देखता है और पाइथागोरस थ्योरम के माध्यम से इसकी हाइट जो है वो निकाल देता है। लेकिन हमें ये पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ नहीं करनी है, हमें उस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके हमें प्लांट की हाइट को निकालनी है। तो वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है आपको बतानी है। ठीक है, एनीवन बताइए। बहुत बहुत बढ़िया, कुछ लोग गलत बोल रहे हैं। देखो अल्टीमीटर जो है ना, ये नहीं आएगा आंसर। अल्टीमीटर बहुत से बोल रहे हैं, अल्टीमीटर जो है ना वो एल्टीट्यूड को मेज़र करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा बताइए, ये आप बोल रहे हो एबने लेवल, इसका यूज़ हम एंगल वगैरह का मेज़र करने के लिए करते हैं। एंगल कितना हो गया, डिग्री कितना है, कितना उनका एलिवेशन है, वो मेज़र करने के लिए करते हैं। क्रेस्कोग्राफ, इसका यूज़ हम कितना प्लांट का ग्रोथ कैसा हो रहा है उसको मेज़र करने के लिए करते हैं। तो सही आंसर क्या है इसका, हाइप्सोमीटर। हाइप्सोमीटर इज़ द राइट आंसर। इसका यूज़ हम
करते हैं प्लांट के ट्री के हाइट को मेजर करने के लिए विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा टिपिकल और थोड़ा सा कंसेप्चुअल, ध्यान से समझ के उसको आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो जिम करते होंगे वो बेहतर इसको सॉल्व कर पाएंगे, और होप सो कि आप में से जिम बहुत ज़्यादा लोग करते होंगे तो उनके लिए क्वेश्चन ईजी होगा ये। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच वन इज़ एन इफेक्टिव पोस्ट वर्कआउट ड्रिंक। आप वर्कआउट कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, जिम कर रहे हो, तो उसके बाद कौन सा एक मोस्ट इफेक्टिव ड्रिंक माना जाता है, वर्कआउट ड्रिंक माना जाता है, जिसमें प्रोटीन, मिनरल्स, हाइड्रेशन, मतलब जाहिर सी बात है वाटर होगा, एंड मसल्स बिल्डअप प्रोटीन पाए जाते हैं, मतलब ये सारे उनमें पाए जाते हैं। मतलब समझो, सिंपल सी बात, ये बंदा है, ये एक्सरसाइज करता है, वर्कआउट करता है, तो वर्कआउट करने के बाद आप लोग क्या करते हो, हम सर जाके ना पेप्सी पीते हैं, कोको कोला पीते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा ड्रिंक इनमें से जो आपको दिया हुआ है, ऐसा ड्रिंक का नाम बताओ जिसको वर्कआउट करने के बाद हमें उनको पीनी चाहिए, क्योंकि उनमें प्रोटीन्स, मिनरल्स, हाइड्रेशन और बहुत तरह के उसमें मिनरल्स होते हैं जो हमारे बॉडी को एक अच्छा ग्रोथ देते हैं, अच्छे उनकी हमारे मसल्स को बिल्डअप करवाते हैं। तो ड्रिंक का नाम बताइए। क्या चॉकलेट मिल्क शेक? अरे भैया ये तो बच्चे नहीं है, ये कहाँ से आंसर मार दिए। वे प्रोटीन, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग सकता है। कोकोनट वाटर, थोड़ा कन्फ्यूजन। योगर्ट, नहीं भैया बिल्कुल नहीं, नन ऑफ दिस तो होगा ही नहीं। तो वे प्रोटीन ये नहीं होगा, है ना। सही आंसर क्या है इसका, कोकोनट वाटर। आपको पता है कोकोनट वाटर के अंदर अच्छे खासे मिनरल्स होते हैं, तो ये हमें पीने चाहिए। आपने देखा भी होगा, बहुत लोग जो एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, दौड़ रहे हैं, रनिंग कर रहे होते हैं, वो कोकोनट वाटर जरूर पीते हुए दिखाएंगे आपको। ठीक है, बेसिक सा क्वेश्चन कई बार इसलिए बोलते हैं आपको कि केवल बुकिश नॉलेज होना एफओ आपको कभी नहीं दिलवाएगा। हमें एफओ में अगर सिलेक्शन लेनी है तो थोड़ा सा सराउंडिंग को पढ़ो। आप जो मिल्क के पैकेट लेते हो, आप लोग क्या करते हो, मिल्क की जो पैकेट लाते हो भैया, उसको आप फटाफट फाड़े, डाल दिए, उसको बाहर फेंक दिए। नहीं, कई बार आप वो मिल्क के पैकेट को देखेंगे ना तो आपको बहुत कुछ उसमें देखने को मिलेगा, किस टाइप का मिल्क है, टोन्ड मिल्क है, कैसा मिल्क है ना। तो वो सारी चीज़ आप पढ़ो, उसमें क्या क्या लिखा रहता है। कई बार वो जो लिखा हुआ होता है ना, इसमें एसएनएफ कितना होता है, तो ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम के अंदर कहीं ना कहीं वो काम आती हैं। तो बहुत आपको कुछ ऐसे चीज़ मिलेंगे जिसको आपने पढ़ा कहीं नहीं होगा, कोई सिलेबस में नहीं मिलेगा, बट आपने उसको आउट नॉलेज की मदद से सीख लिया और वही क्वेश्चन के अंदर जो है वो एग्जाम में आ जाता है। देख लो, उसका जितना जाता है एग्जाम्पल है, एफओ 2021 का क्वेश्चन है ये, मैं खुद से नहीं बनाया हूँ, 2021 का क्वेश्चन है ये। तो इसलिए बोलता हूँ थोड़ा सा जब भी आप कुछ चीज़ खरीदते हो या फिर जब आप पैकेजिंग देखते हो, थोड़ा सा उसको एक बार देखने की कोशिश करो। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखो बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। ये आपका एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है, लास्ट टाइम क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेन फंक्शन ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल। लुब्रिकेशन समझते हो क्या होता है, फिर जो फ्रिक्स, अगर आप जो है अपने गाड़ी में, अपने साइकिल में, है ना, आपके जो मशीन्स होते हैं उनमें आप क्या लगाते हो, मोबिल वगैरह लगाते हो, लुब्रिकेटिंग ऑयल लगाते हो, जिससे क्या होता है आपका फ्रिक्शन अच्छा होता है। ठीक है, तो इनमें आपको बतानी है, जो ऑप्शन दी गई हैं इनमें से कौन सा मेन फंक्शन नहीं है लुब्रिकेटिंग ऑयल का। ठीक है, तो आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। ये बोनस क्वेश्चन होते हैं जो कि मोस्ट टिपिकल इजीली वाला कैटेगरी में आते हैं। क्या ये मेंटेन करता है टेम्परेचर ऑफ इंजन? बिल्कुल, ये आपका सही आंसर है कि सर हाँ, अगर हम लगाएंगे तो जाहिर सी बात है कि टेम्परेचर को हमारा मेज़र करता है। ठीक है, इसके अलावा रिड्यूस फ्रिक्शन, ये भी बिल्कुल इनका ये फंक्शन होता है ना। टू रिड्यूस वियर एंड टियर, बिल्कुल। टू टेक अवे द हीट फ्रॉम पिस्टन, है ना, ये भी इसका सही आंसर है कि भैया ये जो है वो हीट जो पिस्टन में हीट बनता है उसको ये दूर करता है। इसके अलावा एक्ट एज अ सील बिटवीन पिस्टन एंड सिलेंडर, बिल्कुल नहीं। ये क्या सील की तरह, मतलब उसको भाई आप, यह पिस्टन है, ये सिलेंडर है, इसको रोक दिया, ये ऐसा करता है क्या? नहीं करता सर, ये आपको पढ़ के ये गलत लग रहा होगा। तो राइट आंसर क्या है इसका, ये नंबर। ठीक है, क्लियर हो गया, आगे बढ़ें। चलो, कई बार एग्जामिनर आपको इजी क्वेश्चन देता है ताकि ऐसा नहीं कि आप नेगेटिव मार्किंग में चले जाओ। ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है, डेटा से क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू क्रीडा, व्हाट इज द डेप्थ फॉर डिप्लॉइंग इज डन।
क्रीडा के अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग नहीं, यहाँ पे पूछा हुआ है क्रीडा के अकॉर्डिंग डेप्थ प्लोइंग का क्या मतलब डीप प्लोइंग का क्या डेप्थ होनी चाहिए? 5 से 10 सेंटीमीटर, 15 से 20 सेंटीमीटर, 25 से 30 सेंटीमीटर, 35 से 40 सेंटीमीटर, 50 से 60 सेंटीमीटर। तो आपने पढ़ा होगा क्रीडा का, तो आपने पढ़ा होगा कि भैया क्रीडा के अकॉर्डिंग जो डीप प्लोइंग का डेप्थ होता है ना, वो आपका 25 से 30 सेंटीमीटर होता है। तो राइट आंसर इज द 25 से 30 सेंटीमीटर। चलो क्वेश्चन नंबर 18 बताइए, व्हाट इज द आइसोलेशन डिस्टेंस इन केस ऑफ सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन इन पर्ल मिलेट? क्वेश्चन सीड टेक्नोलॉजी से, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, आपको इससे पता होनी चाहिए कि आइसोलेशन डिस्टेंस क्या होता है, और पूछा है सर्टिफाइड सीड का, किसके अंदर? पर्ल मिलेट के अंदर। तो सिंपल, ये पर्ल मिलेट के अंदर कितना आइसोलेशन डिस्टेंस मेंटेन किया जाता है अगर ये सर्टिफाइड सीड हो तो? एनीवन? देखो आइसोलेशन डिस्टेंस क्या मतलब क्या होता है? एक मिनिमम डिस्टेंस हम मेंटेन करते हैं दो वैरायटी के बीच में, ताकि वो मिक्स ना हो जाए और इनमें कंटामिनेशन ना हो जाए। तो एक जो मिनिमम डिस्टेंस मेंटेन करते हो ना, शुद्धता प्योरिटी मेंटेन करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? आइसोलेशन डिस्टेंस बोलते हैं। तो याद रखिएगा, आप अगर पर मिलेट की बात करें और अब सर्टिफाइड सीड का यूज़ कर रहे हो, तो इस केस में हम 200 मीटर का डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। बट अगर आप यूज़ कर रहे हो फाउंडेशन सीड, तो इस केस में आप 1000 मीटर का डिस्टेंस मेंटेन करते हो। ठीक है, तो हम क्या, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा क्या है? सर्टिफाइड सीड। तो सर्टिफाइड सीड का क्या हो जाएगा? 200 मीटर इज द राइट आंसर। होप सो गाइस आप लोग सही आंसर दिए होंगे, इजी सा क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स डज एपीजियल जर्मिनेशन? देखो इसलिए बोलता हूँ ना आपको कि मैंने जो आपको क्लास स्टार्ट करवाया हूँ दैट इज़ 0 to एडवांस वाला, वो डेफिनेटली अटैम्प्ट करो, क्योंकि वो आपको यहाँ से, क्योंकि एग्ज़ाम में जब तक आपके टर्म क्लियर नहीं होंगे तब तक आप यहाँ तक नहीं पहुँच पाओगे। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको ये पता होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो बताना है आपको कि भैया इनमें से कौन सा ऐसा प्लांट है जिसका ग्रोथ एपीजियल होता है। अब आपको पता है, आपने पढ़ा होगा दो टर्म, एक होता है हाइपोजियल, एक होता है एपीजियल। ठीक है, हाइपो मतलब नहीं लग रहा आपको? हाइपो मतलब सर कहीं ना कहीं नीचे, कहीं ना कहीं कहाँ जा रहा है? नीचे जा रहा है ना। तो और एपी मतलब ऊपर, एबव द ग्राउंड। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि मान लो आपने सीड लगा दिया, ठीक है, अब ये ऊपर की तरफ ग्रोथ कर रहा है ना, तो ये क्या बोल रहे हैं? इसको हम एपीजियल, बट ये नीचे की तरफ ग्रो करेगा, उसको हम बोलते हैं हाइपोजियल। ठीक ना। तो अब बताना है आपको कि कौन सा प्लांट जो है वो इनमें से एपीजियल जर्मिनेशन शो करता है। तो इसका आपने अगर एग्जाम्पल पढ़ा होगा तो आपको पता है गाइस कि सोयाबीन इज़ द राइट आंसर। सोयाबीन इसका सही आंसर है। सोयाबीन एपीजियल जर्मिनेशन शो करता है। बाकी आपके जो वीट हो गया, राइस हो गया, मेज हो गया, मैंगो हो गया, ये सारा आपका हाइपोजियल जर्मिनेशन शो करता है। ठीक है, ये सारे क्या करते हैं? हाइपोजियल जर्मिनेशन शो करते हैं। ठीक है, और एग्जांपल देख लो जो एपीजियल जर्मिनेशन शो करता है। सोयाबीन, इसके अलावा सनफ्लावर याद रखिएगा, सनफ्लावर भी एपीजियल शो करता है। इसके अलावा आप देखेंगे तो टोमेटो एपीजियल शो करता है, कॉटन एपीजियल शो करता है, अनियन ये भी आपका एपीजियल शो करता है। ये आपका एक एएफओ एग्जाम में पूछा गया था कि अनियन किस टाइप का जर्मिनेशन शो करता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर याद रखिएगा सोयाबीन होता है, बाकी आपके हाइपोजियल जर्मिनेशन शो करते हैं। ठीक ना, क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाइटोब्लास्टिक सीड। अब देखो, इसलिए बोलता हूँ फ्रेंड्स, हमेशा बोलता हूँ आपको कि जब तक आपको ये टर्म क्लियर नहीं होगा फाइटोब्लास्टिक सीड क्या होता है, आप मजाल है कि क्वेश्चन को सॉल्व कर दें, नहीं सॉल्व होगा। दैट्स इसलिए बोलता हूँ आपको कि आप जब तक आपके बेसिक क्लियर नहीं होंगे तब तक आपके बड़े लेवल के एग्ज़ाम कभी नहीं निकलेंगे।
क्योंकि वो एग्जामिनर आपको सिंपल सा क्वेश्चन नहीं देगा, ठीक है, कि ये क्या होता है, नहीं, वो आपको टर्म में फंसा देगा। वो आपको ये भी चेक कर लेता है क्वेश्चन के माध्यम से कि आपका नॉलेज कैसा है, टर्म आपको पता है भी कि नहीं। अब आप एक क्वेश्चन देखो, सॉल्व कर रहे हो, आपको पता ही नहीं है भैया फाइटोब्लास्टिक सीड क्या होता है, बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो सुनो, फाइटोब्लास्टिक सीड क्या होते हैं, बहुत ही ईजी, आपने कहीं ना कहीं देखा होगा कि ये ऐसे सीड होते हैं जिनमें देखो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, फाइटो, वर्ड को तोड़ो। थोड़ा सा अगर आपको समझ नहीं आए तो आप इस वर्ड को तोड़ने की कोशिश करो। क्या बोल रहा है, फाइटो, दैट मीन्स, फाइटो मतलब क्या होता है, लाइट, ठीक है। दैट मीन्स कि ऐसे प्लांट जिनको लाइट की रिक्वायरमेंट होती है जर्मिनेट होने के लिए, ऐसे सीड, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ऐसे सीड जिनको लाइट की रिक्वायरमेंट होती है ग्रोथ होने के लिए, उसको हम बोलते हैं फाइटोब्लास्टिक सीड, ठीक है, समझ में आ गया। अब ये फाइटोब्लास्टिक सीड दो टाइप का होता है, एक होता है पॉजिटिव फाइटोब्लास्टिक सीड, एक होते हैं निगेटिव फाइटोब्लास्टिक सीड। पॉजिटिव फाइटोब्लास्टिक सीड वही सीड जिसको लाइट चाहिए, और नेगेटिव ऐसे सीड जिनको लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ये डार्क में, अंधेरे में ग्रो करते हैं, ठीक है। तो अब पॉजिटिव फाइटोब्लास्टिक सीड का एग्जांपल देखोगे तो टोबैको इसका एग्जांपल होता है। इस केस में आपका अनियन इज द राइट आंसर। अनियन जो है आपका नेगेटिव फाइटोब्लास्टिक शो करता है, ठीक है, समझ में आ गया। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो इसमें आपका एक जो है वो लेट्यूस, एनीवन, इसका साइंटिफिक नेम पता है आपको क्या है, सटाइवा, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेट्यूस, है ना। ये जो है वो कैसा होता है, फाइटोब्लास्टिक सीड का ये एग्जांपल है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग 20 क्वेश्चन को तक डिस्कस कर लिए हैं। तो होप सो आपको केवल एमसीक्यू नहीं, एमसीक्यू के बाहर भी कुछ सीखने को मिल रहा होगा। तो अगर वीडियो से आपको हेल्पफुल आपको लग रहा है कि सर हमें कुछ सीखने को मिल रही है जो शायद अभी तक हम लोगों ने नहीं पढ़ा था, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना, उसकी अप्रोच हमें मिल रही है, तो एक बार आप ज़रूर से ज़रूर लाइक करो, ठीक है। किसी को समझ आ रहा है सर थोड़ा सा ये क्रीड़ा वाला बता दीजिए, तो देखो यहाँ पे मैं आपको क्रीड़ा वाला क्वेश्चन करवाया था ना, यहाँ पे था शायद, ये वाला रहा, ये रहा। देखो क्रीड़ा के अकॉर्डिंग बात करें तो इनका अगर आप पढ़ोगे ना स्टेटमेंट या फिर इनका जो टर्म्स एंड कंडीशन है, तो अगर सेलो रूटेड मतलब अगर आप ऊपरी ऊपरी प्लॉइंग कर रहे हो तो इनका डेप्थ आप 5 से 6 सेंटीमीटर रखोगे। अगर आप मीडियम, ठीक है, मीडियम कर रहे हो तो आप 15 से 20 सेंटीमीटर रखोगे। अगर आप डेप्थ में कर रहे हो, डेप्थ प्लॉइंग कर रहे हो, तो आपको 25 से 30 सेंटीमीटर रखना होगा। ये आप पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। चलो फिर, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, और एक बैच जो स्टार्ट किया हो ना आपको जीरो से लेके एडवांस, वो बैच जरूर अटेंड करना। वो बैच आपको इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना इनसे टैकल करना सिखाएगा, सारे चीज़ वहाँ पे पढ़ेंगे एकदम बिल्कुल ही बेसिक लेवल से, ठीक है। जो फिर अपने लेक्चर को वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।